रिकॉर्डिंग। ओके सर, लेट अस स्टार्ट। आप लोगों का सबसे पहले जो है ना, इट इज मोशन इन अ सिंगल डायमेंशन, मोशन इन 1D। सही है बेटा? अगर मैं आप लोगों को बोलना कि फॉर एग्जांपल ये मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ, से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, सही है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल है या एक टावर है, लेट अस से अज्यूम करते हैं, सही है। ये ब्लू बंदा कहता है कि यार ये मुझसे 4 कदम दूर है। लेट अस से वो बोलेगा कि यार मैं तो क्या कहते हैं WNES, वो बोलेगा कि यार मैं तो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझसे 4 कदम दूर है। तो हम इसके लिए बोलेंगे कि 4 मीटर ईस्ट। ये बंदा बोलेगा। ये ग्रीन बंदा बोलेगा कि यार मैं वेस्ट की डायरेक्शन में खड़ा हूँ और ये मुझसे 5 कदम दूर है। ऑब्वियसली जो नीचे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखे ना, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन दूसरी साइड पे है। तो जब हम ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना, इसमें ये प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि एक सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि माइनस एक्स एक्सेस कोई बुरी चीज है, नो, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो ये वाला बंदा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्रीन कह रहा है कि मुझे 5 कदम दूर है और मैं वेस्ट में खड़ा हूँ। तो ये ब्लू बंदा कहते हैं कि मुझे 4 कदम दूर है, मैं क्या कहते हैं ईस्ट में खड़ा हूँ। दैट मीन्स कि ये जो इस चीज की पोजीशन है, ये जो इसकी चीज की पोजीशन है, इट इज डिफाइंड बाय 2 थिंग्स, द डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस। कितना दूर खड़ा है और कहां पे खड़ा है, डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस। सही है, डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस। दैट इज व्हाई जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय 2 थिंग्स, x, y। मतलब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है, सही है ना, कि कितने डायरेक्शन में कितने एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब आप लोग कंफ्यूज होगी कि सर डिस्टेंस डायरेक्शन, हाँ सर, डायरेक्शन और डिस्टेंस अगर दो अलग अलग चीजें, एक्स वाई तो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम डिस्टेंस शो करते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस शो करते हैं। बेटा ये देखो ना, इसका बनेगा 4,0 ईस्ट, इसका बनेगा -5,0 वेस्ट। पोजीशन दोनों की शो कर रहा है, वेस्ट इज द डायरेक्शन, -5 सिर्फ ये शो करे कि ये ईस्ट के ऑपोजिट में है। अगर मैं इसको लिख लेता 5,0 और लिख लेता वेस्ट, इट कुड हैव बीन स्टिल करेक्ट, 5,0 वेस्ट। अगर मैं इसको ये लिख लेता, यू पीपल एग्री कि दीस आर बोथ द सेम थिंग, क्योंकि 5,0 वेस्ट का मतलब है कि इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट का 4,0 हो जाएगा प्लस साइन के साथ, सही है। सो बोथ आर अप्रोक्सीमेट, मतलब बोथ आर द सेम थिंग। तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड 2 थिंग्स, डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाई यू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स। इसलिए इस चीज को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पूरे जो सिस्टम को बोलते हैं ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिकॉज किसी चीज को एनालाइज या स्टडी करने के लिए यू नीड सर्टेन क्लूज अबाउट इट, सही है। जो हम फिजिक्स में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेस। कि यार ये चीज कहीं ना कहीं पे तो होगा, इस पूरे जो हम मतलब सराउंडिंग को चेक करते हैं, ये कहीं ना कहीं पे तो अवेलेबल होगा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इधर पड़ा है, अब ये इधर पड़ा है, इस चीज को डिस्टेंस या इस चीज को डिफाइन करने के लिए देखो बेटा, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है, ये क्या कहते हैं, एक बंदे का घर है, हाउस, सही है। ग्रीन बंदा ये इस बंदे का घर है, ये बंदा बोल रहा है कि मेरा घर इधर इस डायरेक्शन में है, 200 किलोमीटर दूर है, सही है। अगर एक बंदा स्पेस में बाहर लेटेस्ट से क्या कहते हैं, मतलब स्पेस शटल कहीं पे हो ना, वो बंदा बोलेगा कि ये जगह मुझसे इस डायरेक्शन में 5,000 किलोमीटर दूर है। तो ये जो 5,000, ये जो 2,200 किलोमीटर है बेटा, ये इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो करेगा। इस तरह तो नहीं बोल सकता ना, मतलब वो अगर इसको शो करना चाहते हैं, वो बोलेगा कि ये मेरी पोजीशन है और यहाँ से ये इतना दूर है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में स्पेस शटल से आगे जाऊंगा तो मुझे ये घर मिल जाएगा। ग्रीन बंदा बोल रहा है कि अगर मैं इधर से आगे जाऊंगा तो मुझे अपना घर मिल जाएगा। दैट इज व्हाई यू नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दैट इज व्हाई यू नीड द क्या कहते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स, सही है। अच्छा, व्हाई डू वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? इसकी वजह है, लाइक यू पीपल बी सेइंग कि सर ये तो काफी सिंपल है, व्हाई डू वी नीड इट इन द फर्स्ट प्लेस। उसकी वजह ये है बेटा, न्यूटन ये कहता था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूज्ड टू से कि हर चीज इस दुनिया में एब्सोल्यूट है, स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है। मतलब अगर एक जगह का ये क्या कहते हैं, ए एक जगह है, सही है ना, तो बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए ये जगह हमेशा सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन पे होगी, which we all agree कि is not the case, which we all agree कि is not the case। या फिर एक चीज अगर मोशन में है या रेस्ट में है, मोशन और रेस्ट, सही है। अगर ये इस चीज में है तो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑब्जर्विंग। अच्छा,
जब पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करेगा, एंड इट मींस कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर आप लोग घर पे बैठे हुए, सही है ना, आप लोग एक चीज को स्टडी कर रहे हैं, लेट अस आप घर पे बैठे हुए और आप लोग किसी एक परिंदे को देख रहे हैं, परिंदे को देख रहे हैं, तो मुझे चैट में प्लीज मैं बताओ, आप लोग परिंदे को देख रहे हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, सही है। परिंदा मूव कर रहा है लेट अस से एक्सेलरेशन के साथ, सही है, मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप अपने मतलब खड़े हैं कहीं पे, सही है, परिंदा मूव कर रहा है, परिंदा मूव कर रहा है। आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, पहले ये बताओ, आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में। जहां पे आप खड़े हो, आप अपने खुद को देखो, आप जिस जगह पे खड़े हो, आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, नॉन एक्सेलरेटेड, वेरी गुड बेटा। आप जहां पे खड़े हो ना, आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, तो आप ऊपर देख रहे हो, आपका वेलोसिटी, आपका सब कुछ जो डिपेंडेंट है ना, वो आपका अर्थ के साथ कनेक्टेड है, सही है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, बर्ड आगे एक्सेलरेट करे, डिसेलरेट करे, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज डजंट मैटर, आपने खुद को देखना है। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर की बात करते हैं। बेटा ऑब्जर्वर इज अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, इस केस में, हमेशा नहीं होगा, इस केस में होगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ बताइए, बोलते कि सर अर्थ का तो एक्सेलरेशन होता है, अर्थ का तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, बट बेटा वो इतना कम होता है कि वी नेग्लेक्ट इट एंड वी अज्यूम इट इज अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ये बात याद रखिए, सही। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, ये बर्ड है, ये बंदा है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। बंदा बोल रहा है कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मेरा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और जो ऊपर बर्ड जा रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, सही है, ऊपर जो बर्ड जा रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे स्पेस शटल में एक बंदा बैठा हुआ है अर्थ से बाहर, ये बंदा जब देखेगा वो तो बोलेगा कि यार ये दोनों चीजें एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये सुनना। अगर ये ब्लू वाला बंदा देखेगा तो वो तो बोलेगा कि ये बंदा भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, बिकॉज अर्थ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और ये परिंदा भी एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यस। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। पहले ये होता था ना, लोग ये सोचते थे कि यार दुनिया में हर चीज जो है ना, क्या कहते हैं, रेस्ट या मोशन, ये दो ही स्टेट्स होते हैं सिर्फ इसके। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, या तो रेस्ट होगा या मोशन, बट दिस इज इनकरेक्ट। there is no concept of rest, there is no rest, everything is in motion। मैं मिसाल देता हूँ, बेटा आप लोग अभी लेक्चर ले रहे हो अपने घर पे बैठे हुए, सही है ना, आप लोग बोलेंगे कि सर हम तो रेस्ट पे, बट इफ आई गो आउटसाइड, मैं बोलूंगी भाई आप लोग तो मोशन में हो, मतलब अगर मैं अर्थ से बाहर देखूंगा मैं बोलूंगा आप लोग मोशन में हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बंदा दूसरे गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी को देखेगा, अगर एक बंदा दूसरे गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी को देखेगा, अभी तो आपको पता है ना कि हमारी गैलेक्सी स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपेंड हो रही है, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम है या नॉन एक्सेलरेटेड, या हम रेस्ट में है या मोशन में, क्या बोलेगा वो बंदा। अगर एक बंदा दूसरी गैलेक्सी से हमारी, वेरी गुड, एक्सेलरेटेड में बोले, या वो बोलो कि क्या कहते हैं, नहीं वो कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, एक्सेलरेटेड ना बोलो, वो बंदा बोलेगा कि हम लोग मोशन में, हम इधर बैठे हम बोल रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, वो बंदा बोलेगा कि ये लोग तो मोशन में हैं। ये बात समझ में आ गई। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। अच्छा, वेरी गुड। So when you talk about accelerated frame, non-accelerated frame, now you people understand कि किस तरह से सीन होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने कभी ये नाम सुना है, सूडो फोर्स, PSEUDO, कभी ये नाम सुना है, सूडो फोर्स? अच्छा देखो बेटा, सूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऐड किया जाता है ताकि उसको बैलेंस करें। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये बंदा एलिवेटर में खड़ा है, सही, ये बंदा एलिवेटर में खड़ा है, सही है, एलिवेटर में, ये बंदा बोल रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर एलिवेटर क्या कहते हैं उस साइड फॉल करे, क्या कहते हैं फ्री फॉल शुरू कर दे, तो अगर एक बाहर बंदा खड़ा होगा, अगर एक बाहर बंदा खड़ा होगा, वो तो ये बोलेगा ना कि ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट, वो ये बोलेगा कि ये सामने बंदा तो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वो उसका कनेक्शन है उस क्या कहते हैं एलिवेटर के साथ। अंदर वाला बंदा बोल रहा है मैं रेस्ट हूँ, बाहर वाला बंदा क्या बोल रहा है कि नहीं ये तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। सो दैट इज व्हाई वी ऐड अ सूडो फोर्स टू बैलेंस थिंग्स आउट। ये जब आपकी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि सूडो फोर्स पे किस तरह एंटर हो जाता है। आप लोगों ने शायद इन सम केसेस कहीं पे पढ़ा होगा कि चीज मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अपोजिट होता है ना, वो सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। किस तरह सूडो फोर्स होता है, अगेन बात वही रह जाती है कि वी विल डू इट इन द सर्कुलर मोशन। अच्छा, अभी तो आप लोगों को फ्रेम और रेफरेंस वगैरह की सब बात समझ में आ गई। सो यू पीपल आल्सो अंडरस्टैंड कि देयर इज नो रेस्ट, देयर इज ओनली मोशन, देयर इज नो रेस्ट, देयर इज ओनली द स्टेट ऑफ मोशन। आप लोगों ने ऑब्वियसली दोनों ही कंसीडर करने होंगे, सही है ना। अच्छा, फिर इसमें आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एक होता है आपके पास स्टैटिक और एक आपके पास होता है डायनामिक, सही है। स्टैटिक ऑब्वियसली जब एक चीज रेस्ट में हो,
सही है। और एक डायनामिक जब वो चीज मोशन में हो, मोशन, एंड ये बेटा रेस्ट के लिए होता है। अगेन किसी के जहन में ये सवाल आएगा कि सर अगर इफ यू आर सेइंग कि देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रेस्ट, तो हाउ कैन यू से कि स्टैटिक में हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं? अगेन वन थिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। मेरे सामने जो मेरे लेफ्ट अभी कंप्यूटर पड़ा है, ये रेस्ट है। आप लोग अगर एक बंदा बाहर से देखेगा तो बोलेंगे कि दुनिया तो रोटेट कर रही है, तो ये बंदा भी रोटेट कर रहा है, इसका कंप्यूटर भी रोटेट कर रहा है, एंड हेंस देयर इज मूवमेंट, बट इन फैक्ट देयर इज नो मूवमेंट फॉर मी, सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। सही है। ट्रेन का सिचुएशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ट्रेन का सिचुएशन कि ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, वो आगे जा रहा है एंड सो ऑन, वो तो आप लोगों ने प्रोबेबली पढ़ा होगा। सही है। अच्छा, टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं बेटा? ये चीज देखो, ये एक बॉक्स है, मैं इधर से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इस बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ टाइम टी पे। सही है। अब टाइम टी प्लस टू हो गया, मतलब 2 सेकंड गुजर गए, ये बॉक्स इधर आ गया। सही, ये बॉक्स इधर आ गया। तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया होगा। तो इज इट इन मोशन और इज इट इन रेस्ट? अगर मैं बंदा देख रहा है, इसको टाइम गुजर रहा है और उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इज इट इन मोशन और इज इट इन रेस्ट? मोशन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्जेक्टली दिस वाज द आंसर। ये बंदा बोल रहा है कि यार ये मोशन में, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू हिम उसने अपना पोजीशन चेंज किया। अगर ये बॉक्स आफ्टर 2 सेकंड पहले इधर पड़ा था, 2 सेकंड के बाद भी इधर ही पड़ा रहा, आफ्टर 2 सेकंड इधर ही पड़ा रहा, देन ये बंदा बोलेगा कि ये रेस्ट है, देन ये बंदा बोलेगा। तो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, if an object changes its position with respect to observer and time, then it is called motion, and if it doesn't, then it is called rest. सही है। and if it doesn't, then it is called rest. अच्छा, अब बाकी तो आप लोगों को पता है ना कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्या होता है। बेटा अगर मैं एक बॉल को फॉल करूंगा, अगर एक बॉल को फॉल करूंगा, सही है ना, तो इट इज ओनली चेंजिंग टू कोऑर्डिनेट, वन कोऑर्डिनेट। बेटा ये ऊपर से, फॉर द बॉक्स वी आर इन मोशन। हाँ, यस 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 यस, वेरी गुड। बेटा आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बॉक्स के अंदर बैठा हूँ, अगर मैं बॉक्स के अंदर, चलो मैं मिसाल देता हूँ, हालांकि ये बात मैं आगे बताने वाला था, बट ही आस्क्ड इट, तो मैं अभी बता देता हूँ। बेटा अगर मैं बॉक्स के अंदर बैठा हूँ, अगर मैं बॉक्स के अंदर बैठा हूँ और बॉक्स डी डिस्टेंस से आगे जा रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा ना कि ये ब्लू बंदा क्या कहते हैं, मोशन पे है, क्योंकि मैं खुद मोशन पे हूँ। इज दिस एग्रीड? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, क्योंकि ये बंदा जब आगे जाएगा, ये पहले इसका डिस्टेंस इसको इधर नापेगा, फिर जब ये इधर जाएगा तो ये अपना डिस्टेंस इसको ये येलो वाला नापेगा। ऑब्वियसली येलो वाला इज मोर, यस इट इज रिलेटिव मोशन। वेरी गुड। अच्छा, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे फॉल करती है, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है ना, तो ये सिर्फ अपना एक कोऑर्डिनेट चेंज करता है, विच इज हाइट, मतलब अपना हाइट चेंज करे, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर एक बॉडी सर्कुलर में रोटेट करती है, तो बेटा एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करता है, अपना वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज करता है। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था आर कॉमा थीटा, जिसको मैंने बोला था कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सर्कल में हम स्टडी करते हैं इनको। तो ये अपना डिस्टेंस और ये थीटा दोनों चेंज करता है एट ईच पॉइंट, मतलब अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट एट ईच पॉइंट चेंज करता रहता है। दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। और लास्ट में आपके पास आ जाता है थ्री डायमेंशनल मोशन, विच इज हाइट। एक पतंग को उड़ाओ तो बेटा वो इस डायरेक्शन में भी चलता है, एक्स कोऑर्डिनेट में भी चलता है, वाई में भी चलता है, और जेड में भी चलता है। सही है। इसलिए इसका जो क्या कहते हैं टोटल मोशन होता है, वो इन तीनों का वेक्टोरियल सम होता है, वेक्टोरियल सम। सही है ना, वेक्टोरियल सम होता है। अब इसको आप लोग तो खुद इमेजिन कर सकते हो, सही, उसको आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो। ये थी बेसिक्स ऑफ क्या कहते हैं कि व्हाट इज रेस्ट, मोशन वगैरह। सही। अब बात करते हैं इनकी जो आगे वाले टॉपिक्स है, दोस आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब ऑब्वियसली जो बुक की बातें वो तो आपको पता होगी ना, तो मैं तो आपको एक्स्ट्रा एक दो बात बताऊंगा। अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले इस चीज को स्टडी करने के लिए लेट मी टेल यू वन थिंग। बट आप में से कितने लोगों ने रिजिड बॉडी वगैरह पढ़ी? डज एनीवन नो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? एनीवन? रिजिड बॉडी का किसको पता है? अच्छा देखो, ट्रांसलेटरी एंड रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, बेटा these are different things, these are not the same things। हम कहते हैं ना कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, नो बेटा, ट्रेवल दोनों स्ट्रेट पाथ में करते हैं। डिफरेंस कहां पे आ जाता है बेटा? रेक्टिलिनियर इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स,
जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ना, तो हम कहते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो देन इट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन. देन यू पीपल आस्क यू व्हाट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लूंगा, छोटा सा पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का क्या कहते हैं, सिर्फ एक वो होता है, मतलब पॉइंट के डायमेंशन नहीं होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना. पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर जिसका सिर्फ पोजीशन होता है. सही है. एक पॉइंट का क्या होता है? सिर्फ पोजीशन होता है, एक पार्टिकल होता है. सही है ना. इसका सिर्फ मास होता है और इसका पोजीशन होता है. पॉइंट क्या होता है? मास एंड पोजीशन. पॉइंट इज मास स्लैश पोजीशन. अगर एक चीज जितना डिस्टेंस वो आगे ट्रेवल करती है, जितना वो डिस्टेंस आगे ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस उसके साइज से काफी बड़ा होना, मतलब अगर ये डिस्टेंस उसने डी तय किया हो और इसका अपना जो साइज हो उसको मैं एस लिखता हूँ, तो डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन एस, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट या पॉइंट मास या पार्टिकल. बेटा अब आपको पता चल गया कि जो हम कूलम लॉ पढ़ते कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. समझ में आ गया? वो चार्ज इतना छोटा होता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो काफी ज्यादा तक जा सकता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन वो चार्ज की अपनी साइज कितनी होती है उस फील्ड के मुकाबले में? काफी छोटी होती है. अब समझ में आ गया कि उसको पॉइंट चार्जेस क्यों कहते हैं, कि क्या कहते हैं, कूलम लॉ क्यों पॉइंट चार्जेस के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होता है? Because the size of that charge is very, 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 very small compared to the electric field that it can throw, या the amount of effect that it can throw for the distance. अच्छा, तो rectilinear motion is only for these point masses. Translatory motion is for rigid bodies. So now you people will be saying, sir, what is a rigid body? Rigid bodies. देखो बेटा, आप लोगों के पास मैं एक डस्टर की मिसाल देता हूँ, या लेट से एक कार्डबोर्ड की मिसाल है. सही, एक कार्डबोर्ड की मिसाल. अच्छा बेटा, ये बात तो सब एग्री करते हो कि ये पॉइंट से बना होता है, क्योंकि अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस या पॉइंट पार्टिकल्स मेक्स अप अ बॉडी. अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मेक्स अप अ बॉडी. सही है. अच्छा, अगर, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये जो दो ग्रीन है, सही है, ये दो ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट. बेटा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेट अस से 4 है, तो 2 और 3 के दरमियान भी 4 हो जाएगा. 1 और 2 के दरमियान लेट अस से डिस्टेंस 2 है, तो इनके दरमियान भी 2 हो जाएगा. बेटा ये ब्लू बॉक्स को मैं आगे लेकर आ गया. सही है. अभी तो खैर मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ. बट डू यू पीपल एग्री कि ये जो ग्रीन पॉइंट्स है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस था ये अभी भी 4 4 और 2 रहेगा. यस सर. नो, ये जो ग्रीन पार्टिकल्स है इनके दरमियान, हाँ वेरी गुड बेटा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा. बॉडी आगे चली गई, बट बॉडी के जो अंदर पार्टिकल्स थे उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है? सेम ही है. दिस इज नोन एज अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एक पार्टिकल ने रेक्टिलिनियर मोशन किया है? इस एक पार्टिकल ने रेक्टिलिनियर मोशन किया है क्योंकि ये पहले इधर था, अभी ये इधर आ गया, और इस पूरे बॉक्स ने ट्रांसलेटरी मोशन किया है. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एक पार्टिकल ने रेक्टिलिनियर मोशन किया है और पूरे बॉक्स ने क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन मारा है. वेरी गुड बेटा, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी. सही है. दिस इज नोन एज रिजिड बॉडी. अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमारा जो अर्थ है, अर्थ, इज दैट रिजिड और पॉइंट? इज दैट रिजिड बॉडी और अ पॉइंट बॉडी? इज अर्थ अ रिजिड बॉडी और अ पॉइंट बॉडी? अच्छा देखो, एक बंदा कहता है कि सर अर्थ रिजिड बॉडी है बिकॉज इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग, इसके अंदर पार्टिकल्स है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, इसके अंदर पार्टिकल्स है. तो सर जब ये आगे जाएगा इन पार्टिकल्स का अपने दरमियान डिस्टेंस सेम ही रहेगा. सही है. वेट साइन, फ्लूइड्स की बात अभी नहीं करते, फ्लूइड्स का क्या कहते हैं दरमियान बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगी. सही है. अर्थ इज अ रिजिड बॉडी. सही है. अर्थ मतलब अर्थ एक बॉडी है. अगर ये थोड़ा सा आगे जाएगा, बिकॉज यू पीपल नो कि गैलेक्सी आगे मूव करती है. सही है ना. तो ये सर्कल, इसमें ये पॉइंट्स दोबारा उस जगह पे हो गए. फॉर एग्जांपल आईफिल टावर अगर इधर खड़ा है, तो आईफिल टावर अगर अर्थ आगे जाएगा, आईफिल टावर इधर ही खड़ा रहेगा. सही है. हम कहते हैं रिजिड बॉडी. अब एक बात सुनो, अगर एक बंदा बहुत ही दूर से स्पेस से देख रहा है, फार अवे इन स्पेस, फार अवे इन स्पेस,
क्या वो बंदा ये बोलेगा कि यार एक छोटा पार्टिकल है और वो आगे जा रहा है, यस और नो? अगर एक बंदा वो बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर से देखे तो क्या वो बंदा बोलेगा कि एक पॉइंट चीज है और वो आगे जा रहा है? बट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ समथिंग इज रिजिड और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कहते हैं कि अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ जितना डिस्टेंस आगे चल रहा है, अर्थ जितना डिस्टेंस आगे चल रहा है बेटा, वो उस अर्थ के साइज से भी बड़ा है। मतलब यहाँ से सन तक लेकर कितना डिस्टेंस होता है? हम यहाँ से सन को देखते हैं कितना छोटा दिखता है, राइट? सन कितना बड़ा है, बट अगर हम यहाँ से सन को देखते हैं वो कितना छोटा दिखता है। तो अगर सन हमारे सामने मूवमेंट शुरू करेगा तो हम तो कहेंगे कि ये तो यार एक पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, सन तो बड़ा है। सन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो तो रिजिड मोशन कर रहे हैं, बट हम तो दूर से देख रहे तो हम कहते हैं कि सन छोटा पार्टिकल। सो दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट हम इन सब बॉडीज को, प्लैनेटरी बॉडीज को हम पॉइंट पार्टिकल ही अज्यूम करते हैं जब हम इनको स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टडी फिर आसान हो जाती है। सही है, ओके। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को वन डायमेंशन में बताया कि रेक्टिलिनियर मोशन हो। अब टू डायमेंशन में बात करते हैं बेटा। टू डायमेंशन की परफेक्ट मिसाल होती है, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। बेटा ये एक सर्कल है, सही है। लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ अपने क्या कहते हैं ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सही है, अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब आप लोग टू डायमेंशनल में एक पॉइंट को देखते हो, टू डायमेंशनल में जब एक पॉइंट को देखते हो, पॉइंट, टू डायमेंशन में जब एक पॉइंट को देखते हो, ये अर्थ है आगे चल रहे हैं अपने उसमें, तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सो पॉइंट परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, तो हम जो ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना इन चीजों को, इनको हम एज अ पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करके स्टडी करते हैं, एज अ पॉइंट पार्टिकल, नॉट एज अ रिजिड पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, जब टू डायमेंशनल में ये मतलब पॉइंट पार्टिकल्स इन टू डायमेंशन परफॉर्म्स दिस, तो टू डायमेंशन में रिजिड बॉडी क्या करेगा? टू डायमेंशन में रिजिड बॉडी किस तरह होगा? रिजिड बॉडी बेटा ये जो है ना, ये रोटेशन होता है। The movement of in two dimension of a rigid body is known as rotation. The movement in two dimension of a point particle is known as circular motion. अब समझ में आ रहे हैं? सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक पार्टिकल अराउंड अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल करे। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती है, आपको पता है, कांस्टेंट स्पीड, सही है ना? जब कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल करे इन अ सर्कल, उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? यस, दिस 2D कंटेन एक्स एंड वाई एक्सिस, यस, एक्स एंड वाई मोशन। 2D का मतलब ये है कि जितना हॉरिजॉन्टल में भी जाओगे वर्टिकल में भी जाओगे। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जा रहे हो या सिर्फ वर्टिकल में जा रहे हो तो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल ये होता है कि आप लोग एक्स में भी जा रहे हो, वाई में भी जा रहे हो, सही है, एक्स में भी जा रहे हो, वाई में भी जा रहे हो। थ्री डायमेंशनल पर वो होता है कि आप एक्स वाई जी दोनों में जा रहे हो, तीनों में जा रहे हो, सॉरी। अच्छा, दुनिया में, अच्छा बेटा दुनिया में सिर्फ तीन डायमेंशन ही है, मतलब हम जितना पढ़ते हैं ना, दुनिया थ्री डायमेंशनल है। अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं एक्स डायरेक्शन में, डायमेंशन में सिर्फ जा रहा हूँ, इट मींस कि आप वाई और जेड में तय ही नहीं कर रहे। कुछ डायमेंशन आप तय कर सकते हो, आप ट्रेवल कर सकते हो, आप मूवमेंट कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे, वरना एग्जिस्ट तीनों करते हैं, सही है। द वर्ल्ड इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, तो पॉइंट पार्टिकल अराउंड एक सर्कल में अगर घूमे तो उसको हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल में क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और रोटेशन क्या होता है? जब क्या कहते हैं एक पूरी बॉडी एक एक्सिस पे रोटेट करे। फॉर एग्जांपल बेटा अर्थ सर्कुलर मोशन करती है या रोटेशन करती है? एनीवन? अर्थ सर्कुलर मोशन करती है या रोटेशन करती है? अच्छा बेटा अर्थ दोनों करती है, अर्थ सर्कुलर भी कर रही है, अर्थ रोटेशन भी कर रही है। वेरी गुड। अब देखो कि इनमें डिफरेंस क्या आ जाते हैं बेटा, याद रखो, अगर ये एक बॉडी है, ये इसका मैंने एक्सेस ड्रॉ किया, सही है, एक्सेस, और ये क्या कहते हैं? रोटेशन कर रहे हैं। देन ईच पार्टिकल इन द बॉडी, इन द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। अब समझ में आ गया? एक रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पार्टिकल्स ये वाला सिनारियो करते हैं कि वो सर्कुलर मोशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एक कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। और वो रिजिड बॉडी क्या करती है? वो रिजिड बॉडी रोटेशन करती है। अब समझ में आ गया? मतलब कि अर्थ जो है ना, अर्थ, अर्थ अगर रोटेट करी है तो वो एक रिजिड बॉडी है। अर्थ के अंदर जो हम हैं, हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड। वो अलग बात है कि हम उस स्पीड को फील नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन आता है कि ईच पार्टिकल इन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स व्हाट? रोटेशन, वाइब्रेशन, सर्कुलर मोशन, नन। तो बेटा द आंसर इज सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। बेटा बाकी तो आई बिलीव कि आप लोगों को ऑसिलेशन का तो पता ही है ना, कि क्या कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, वो फिर हम ऑसिलेशन में पढ़ लेंगे, सो मिस कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाए। बेटा वेरी सिंपल, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट स्लैश ये यूनिक होता है, बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज यूनिक, एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दुनिया में पॉसिबल हो सकते हैं। आप लोगों ने क्या कहते हैं कहाँ पे पढ़ा था, यस हाँ बेटा, आप लोग जब वो पढ़ते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, क्या आप लोग कहते हैं ना कि द वेक्टर इज नॉर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पढ़ते हो ना या नहीं? आप लोग पढ़ते हो कि नॉर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा वो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस चीज होती है ना, वो एक ही होती है, वो यूनिक ही होती है, वो एक ही होती है और वो यूनिक होती है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। सही है? अच्छा अच्छा, एक्चुअल पाथ फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है ए, इसने बी तक आना है, बेटा ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है। सो ये जितने कदम लेगा इन पूरे रास्ते में, वो उसका डिस्टेंस होगा जो वो एक्चुअली कवर करता है। एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन बी जीरो अगर वो बंदा उसी जगह पर खड़ा है। अगर एक बंदा उसी जगह पर खड़ा है तो डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन अगर वो आगे चल रहा है तो डिस्टेंस उस केस में कभी जीरो नहीं होगा। सही है? डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड इज ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओनली शॉर्टेस्ट पाथ या यूनिक पाथ, ये सिर्फ एक ही होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये पी है, तो ये बंदा इसको इस तरह भी तो आ सकता है, इस तरह भी तो आ सकता है, इस तरह भी तो आ सकते हैं, बट ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, जो ये सीधा स्ट्रेट लाइन करके इसके पास आ जाएगा, सीधा जो स्ट्रेट लाइन करके इसके पास आ जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सही है? इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, अगर एक बंदा घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस आया, घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस आया, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? एक बंदा अपने घर पे है, वो मार्केट गया, मार्केट से वापस आया, अपनी जगह पे खड़ा हो गया, व्हाट वाज हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे कुछ बंदे सीधा बोल लेते कि सर, आप लोगों ने वो पढ़ा होता है ना कि इनिशियल और फाइनल तो बस जीरो होगा। बेटा मैंने ये तो नहीं पूछा ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द मार्केट। देखो ये एक बंदा खड़ा है, ये मार्केट है, ये बंदा इधर गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया डी। डी पीपल एग्री कि यही डी इसका डिस्टेंस भी है? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस भी होगा? एक स्पेशल केस है, अगर रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस। यस और नो? वो जिगजैग भी तो जा सकता था ना, वो तो लंबा रास्ता तय करके भी जा सकता था, बट सिंस ही ट्रैवल्ड स्ट्रेट तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट। बेटा दिस इनिशियल पॉइंट इस बंदे का ये था, एंड फाइनल पॉइंट इस बंदे का ये है। This final minus initial decided, final minus initial decides the displacement. सही? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम ये बोलते हैं ना कि अगर ये चीज इधर खड़ी है तो ये डिस्टेंस कितना है। अब आप लोग समझिए कि बेसिकली इसका एक्चुअल टर्म होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, द डिस्टेंस ऑफ ब्लू पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा नॉट डिस्टेंस। और इसमें डायरेक्शन भी है ना कि ये नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये बोलता, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, सही, ये स्ट्रेट लाइन, तो बेटा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट of the particle blue to the negative x-axis. Since negative x-axis मैंने बोला, it means the direction is involved out there, it means the displacement. Okay. अच्छा, तो यू पीपल एग्री की क्या कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट दे देगा। सही है? तो अगर मैं आपको बोलना कि एक बंदा था, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल, ए वेंट टू मार्केट एंड केम बैक, और वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट वाज व्हाट? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था? वेरी गुड, जीरो। वो जिस जगह पे खड़ा था उसी जगह पे वापस आ गया, जिस जगह पे खड़ा था उसी जगह पे वापस आ गया, दैट मींस हिज नेट डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, बट हिज नेट डिस्टेंस वाज व्हाट? नेट डिस्टेंस, बेटा वो नॉन जीरो होगा। सही है? अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है तो वो एक बार जाएगा, डी डिस्टेंस तय करेगा, दोबारा आएगा तो डी डिस्टेंस दोबारा तय करेगा, सो द आंसर वुड बी 2d, द आंसर वुड बी 2d। अब यहाँ पे एक ऐसी बात आ जाती है, डू यू पीपल एग्री कि डिस्प्लेसमेंट को हम सिर्फ स्केल से डिफाइन कर सकते हैं कि इसका स्केल कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? डिस्टेंस इज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के लिए देनी डायरेक्शन। सो दैट मींस के किधर गया, हाँ बेटा दिस इज स्केलर एंड दिस इज बेटा वेक्टर। ये डिफरेंसेस आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है,
SI यूनिट में ये भी L की पावर 1 है डायमेंशन, ये भी L की पावर 1 है। मीटर इसका यूनिट है, मीटर इसका भी यूनिट है। द ओनली डिफरेंस इज कि एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। इतना तो आई एम प्रीटी श्योर यू पीपल वुड नो। सही है, इतना तो आई एम श्योर यू पीपल वुड नो। अच्छा, डू यू पीपल एग्री कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर स्ट्रेट लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो दोनों इक्वल होंगे, राइट? अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, डिस्टेंस displacement in zigzag line greater than, equal than, greater than or equal to, greater than, less than or greater than or equal to, कौन सा आंसर आएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का रिलेशन इन अ zigzag line, distance is greater than displacement, distance is less than displacement, या distance is greater than or equal to displacement? वेरी गुड। अच्छा, साइन तुमने यहाँ पे गलती कर दी, वेरी गुड बेटा। आंसर इज ओनली ग्रेटर, आंसर इज ओनली ग्रेटर। अब मैं मिसाल बताता हूँ कि साइन मुझसे कि सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा जिगजैग लाइन जो होता है ना, जिगजैग लाइन का मतलब ये है कि वो उल्टा पुल्टा चल रहा है, मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जा ही नहीं रहा। अगर मैं बोलता देखो क्वेश्चन देखो, फॉर स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट एंड कर्व, फॉर स्ट्रेट एंड कर्व, सही है, स्ट्रेट एंड कर्व, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस बात से सब एग्री करते हो कि अगर या तो स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, और अगर कर्व होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। वेरी गुड। अगर इस बात को समझ गए, देन लेट मी नो दिस, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, which one? Greater than or equal to 1, greater than 1, less than equal to 1, या equal to 1? Okay, greater than or equal to 1. Okay. Anyone else? Okay. देखो बेटा, distance is greater than or equal to displacement, दोनों साइड में डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर लो, सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बेटा कॉमन सेंस में देखो, या तो डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के अगर स्ट्रेट पाथ होगा, या फिर डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर कर्व पाथ होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा अगर कर्व पाथ होगा। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर हो गया कि व्हाई इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? यस और नो, अल्लाह के बंदो। वेरी गुड। अच्छा, the displacement of each particle, each particle in rotation, in rotational objects, in rotational rigid body, let's say, is 1, infinity, C, 0, B, none। हाँ, ये बताओ, displacement of each particle in rotational rigid body is what? Very good बेटा। इन rigid body के rotation में each particle कौन सा motion perform करते हैं? Each particle performs which motion in rotational body? नहीं, each particle, या अल्लाह, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी मैंने समझा, नालायक को सर्कुलर मोशन करते हैं। Each particle in a rigid body rotation performs circular motion। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन आया भी यही था कि ये क्या कहते हैं, ईच बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम, वाइब्रेशन, या फिर क्या कहते हैं सर्कुलर। माशाल्लाह बंदे ने सर्कुलर बोल एसएचएम बोल दिया बेटा। ईच पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर, सही है, सर्कुलर। तो जब सर्कुलर मोशन करेगा, अब ये देखो बेटा, ये पार्टिकल इधर है, सर्कल के मोशन कर रहे हैं, ये ए है। तो अगर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया रिजिड बॉडी का, तो इसका एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ये दोबारा आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी
ये दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इट मींस कि क्या कहते हैं, ये इसी पॉइंट पे जब आ जाएगा तो इट मींस के पोजीशन वाला अगेन भी ए दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी ए था इनिशियल भी ए था तो जीरो हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। अब समझ में आ गया। अब अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट in one complete circular motion is, in one complete circular motion is what? हाँ क्या होगा, the ratio of distance to displacement in a complete circular motion is what? एक कंप्लीट अगर सर्कुलर मोशन में कर दें, वेरी गुड, क्योंकि डिस्टेंस होगा d, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज ऑब्वियसली करवा दूंगा, अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। बेटा ये सर्कल होता है, सर्कल का ये इंटरनल सेंटर होता है, सेंटर से कहीं भी लाइन मारो उसको बेटा रेडियस बोलते हैं। अगर एक लाइन हो जो सर्कल के दोनों एंड्स को टच करे, सही है, दोनों एंड्स को टच करे और वो सेंटर से भी पास हो, उसको बोलते हैं डायामीटर। बाकी आप लोग सर्कल में पढ़ लेंगे जब आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे हो, सही है, डायामीटर। ओके, इसका पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हो, ये इस तरह ट्रेवल करे 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 दोबारा इधर तक आ जाए, तो बेटा इसने 2 पाई आर का डिस्टेंस दे दिया, पूरा डिस्टेंस कितना दे दिया, 2 पाई आर, सही है। और इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, बट उसकी हम pretty sure जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी दैट यू विल नीड, जो अभी मैं आपको आगे एमसीक्यूज के देने वाला हूं ना, व्हिच प्रोबेबली आई विल गिव आफ्टर 10 मिनट्स, तो वो अभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अच्छे खूबसूरत खूबसूरत एमसीक्यूज करेंगे, सही है। अच्छा, शुड आई सेंड यू द नेक्स्ट लिंक, डू पीपल वांट टू स्टडी और नॉट, ये मुझे बता दो। आप लोग फ्री हो, आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैं आपको लिंक सेंड करूँ, या यू पीपल थिंक दैट इज फाइन? ओके चलो सही है।